एक बार की बात है। किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसकी अब शादी हो चुकी थी। वो पंडित क्योंकि अंधा था, इसलिए अपने रोटी पाने के लिए वो अपने बेटे पर ही निर्भर था। रोज सुबह उसका पुत्र भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से बाहर निकलता और जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता वो लेकर शाम तक अपने घर वापस आ जाता। चारों प्राणी बैठकर जो कुछ भी मिलता उसे खा लेते। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु पंडित का पुत्र अपने इस जीवन से तंग आ चुका था। उसने किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। ये निश्चय करके उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई और कहा कि किसी भी तरह से तुम कुछ महीने मेरी गैर हाजिरी में घर का काम चला लो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ये भी समझाया कि उसके पीछे से पत्नी को बहुत ही मेहनत से काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बूढ़े माता पिता नाराज हो जाएं। इस तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उस नौजवान पंडित ने खाने का कुछ सामान बांधा और अपने घर से चल दिया। चलते चलते वह एक दूसरे राज्य के एक बड़े से नगर में जा पहुंचा, जहां पर वह एक साहूकार की दुकान में जाकर भिक्षा मांगने लगा। साहूकार ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो और तुम्हारी जाति क्या है। पंडित ने बताया कि वह एक ब्राह्मण है और अपने माता पिता और परिवार के लिए भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर उस पर बड़ी ही दया आ गई। उसने पंडित को सलाह दी कि उसे राज्य के दयालु राजा सुरसेन के पास जाकर मिलना चाहिए। राजा सुरसेन उसके लिए कुछ न कुछ सहायता अवश्य कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वह दुकानदार पंडित को लेकर राजा सुरसेन के दरबार में जाने को भी तैयार था। संयोग की बात है कि उस समय राजा सुरसेन को एक पंडित की आवश्यकता थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। राजा सुरसेन ने अभी हाल ही में एक सोने का मंदिर बनवाया था। जब उसने सुना कि पंडित बहुत ही भला और ईमानदार है, तो वह पंडित को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत पंडित को उस मंदिर का पुजारी बना दिया और उसके लिए 60 किलो चावल और 200 मुद्राएं 1 साल का वेतन निश्चित कर दिया। पंडित को घर छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे। जब पंडितान ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना तो उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती की बात है कि वो भी उस राज्य में जा पहुंची जहां पर पंडित रुका हुआ था। राज्य में जाकर उसने सुना कि राजा सुरसेन रोज सुबह सोने के मंदिर में भिक्षा मांगने आने वालों को 1 सोने की अशरफी देता है। तो अगले दिन वो भी सुबह सोने के मंदिर में गई। वहां पर उसे उसका पति मिल गया। पंडित ने जब अपनी पत्नी को देखा तो पूछा कि तुम यहां पर क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे? तुम वापस चली जाओ और वहीं पर मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, मैं अपने आप को और तुम्हारे माता पिता को भूखे मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। घर में खाने के लिए 1 चावल का दाना तक नहीं है। पंडित बोला, ठीक है। ये कहकर उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी और वो कागज अपनी पत्नी को थमा दिया और बोला, इसे ले जाकर राजा सुरसेन को दे देना। वो तुम्हें इसके बदले में 1 लाख सोने की मोहरें दे देगा। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाहें लिखी हुई थी। पहली सलाह ये थी कि अगर कोई आदमी यात्रा में है और रात के समय किसी अजनबी जगह पर पहुंच जाए तो उसे वहां ठहरने के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। दूसरी सलाह ये है कि अगर किसी मनुष्य को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो सबसे पहले उसे अपने मित्र को जांचना चाहिए। तीसरी सलाह ये है कि अगर किसी आदमी की बहन की शादी कर दी गई है
और वो बहन से मिलने के लिए बड़ी शानो शौकत से जाता है तो उसकी खूब आवभगत होगी, जैसे उससे कुछ लेना हो। परंतु अगर वह आदमी गरीबी की हालत में जाता है तो वहां पर सभी लोग उससे नाराज हो जाएंगे और कोई उसे पहचानेगा तक नहीं। आखिरी सलाह यह थी कि अगर किसी आदमी को कोई काम करना हो तो उसे वह पूरी हिम्मत और ताकत के साथ बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर पंडित की पत्नी घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास-ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और ये भी बताया कि उसके पति ने उसे एक बहुत ही कीमती कागज दिया है। पंडित की पत्नी राजा सुरसेन के पास खुद नहीं जाना चाहती थी, तो उसने अपने एक पड़ोसी को वहां भेज दिया। राजा सुरसेन ने जब वह कागज पढ़ा तो उसे वह कागज व्यर्थ का लगा और उसने उस आदमी को राज दरबार से भगा दिया। अगली सुबह पंडित की पत्नी वह कागज लेकर खुद राजा के दरबार की तरफ चल दी। जब वह राजा के दरबार की तरफ जा रही थी तो चलते चलते उस कागज को पढ़ती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे राजा सुरसेन का बेटा मिल गया। युवराज तो सबका प्यारा था, सबको उससे बहुत ही उम्मीदें थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो इस राजगद्दी का वारिस भी था। परंतु राजा सुरसेन का आदेश तो आदेश था, उसे तुरंत मान लिया गया। और फिर युवराज अपने सभी सगे संबंधियों और दोस्तों से विदा लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने अपने राजसी वस्त्र भी त्याग दिए। उसे कहाँ जाना था ये तो उसे पता नहीं था। रात होते युवराज एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसे एक आदमी मिला। उसने युवराज को अपने घर रात बिताने का आमंत्रण दिया। युवराज ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वहां पर युवराज की खूब खातिरदारी की गई। उसके सोने के लिए बिस्तर लगाया गया और उसे बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया गया। उस आदमी की एक बेटी थी। युवराज ने सोचा कि मुझे उन चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रात को इस अनजान जगह पर मेरे साथ क्या हो सकता है। अपने मन में ऐसा विचार करके युवराज वहां पर लेट तो गया, परंतु वह सोया नहीं। आधी रात बीत जाने के बाद उस आदमी की बेटी उठी। अपने हाथों में तलवार लिए हुए वो युवराज को मारने के इरादे से कमरे में घुसी, परंतु युवराज तो सोया नहीं था। वह उठकर बैठ गया और तलवार के वार से बच गया। उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार को संभाल कर रखो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो, जैसे उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की सुशीला बोली, कौन सा राजा, कौन सा तोता? युवराज बोला, तो यह कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास बहुत ही सुंदर तोता था और वह तोता हमेशा राजा के साथ ही रहता था। राजा अपनी रानियों से बात करने से पहले उस तोते से बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने माता पिता से मिलने के लिए जंगल में जाना चाहता था। राजा ने तोते को छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। कुछ दिन बीते। वह अपने माता पिता से मिलने के बाद जब वापस लौट रहा था तो लौटते समय वह एक ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ लाया जिसके फल खाने से कोई भी बूढ़ा आदमी जवान हो सकता था। वह टहनी उसने राजा को उपहार में दे दी। उसे शाही बगीचे में लगा दिया गया। कुछ दिनों के बाद वह टहनी बढ़ने लगी। समय आने पर उस पेड़ पर फल लगने लगे, परंतु जैसे ही वह फल पकने वाले हुए, वैसे ही उस राज्य में तूफान आ गया, जिसमें वह पेड़ नीचे गिर गया और एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी में बहकर वहां पर आ गया। उसने अपना सारा जहर उस पेड़ की शाखाओं में बिखेर दिया, जिसका किसी को भी पता ना चला। तूफान जाने के बाद पानी उतर गया
तो उस पेड़ को फिर से लगा दिया गया। वो पेड़ एक बार फिर से लहलहा उठा। उस पर फिर से फल आ गए। समय आने पर पेड़ का एक फल राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पेड़ के फलों को जांचने के लिए एक फल कुत्ते की तरफ फेंका। फल खाते ही वह कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि तोते ने उसे झूठ बोला है। उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया गया। अगले साल उसी पेड़ पर फिर से फल उगाए। तब तक पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। उसे भूख लगी थी। उसने पेड़ में से एक फल तोड़कर खा लिया। फल खाते ही वह फिर से जवान हो गया। इस घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक जा पहुंची। तो राजा ने अपने एक नौकर से उस पेड़ का फल लाने को कहा। वह फल राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने एक बूढ़े मंत्री को फल खिलाया। जैसे ही मंत्री ने वह फल खाया तो वह जवान और ताकतवर हो गया, जैसा कि लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब ये देखा तो उसे अपने तोते के लिए बहुत ही दुख हुआ। उसे पछतावा होने लगा कि उसने बेवजह ही अपने तोते को मरवा दिया। वो तोता उसके लिए इतने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। राजा ने पेड़ के फलों को जांचने के लिए एक फल कुत्ते की तरफ फेंका। फल खाते ही वह कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि तोते ने उसे झूठ बोला है। उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। तोते को तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया गया। अगले साल उसी पेड़ पर फिर से फल उगाए। तब तक पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजरा। उसे भूख लगी थी। उसने पेड़ में से एक फल तोड़कर खा लिया। फल खाते ही वह फिर से जवान हो गया। इस घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक जा पहुंची। तो राजा ने अपने एक नौकर से उस पेड़ का फल लाने को कहा। वह फल राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने एक बूढ़े मंत्री को फल खिलाया। जैसे ही मंत्री ने वह फल खाया तो वह जवान और ताकतवर हो गया, जैसा कि लोगों ने उसे 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब ये देखा तो उसे अपने तोते के लिए बहुत ही दुख हुआ। उसे पछतावा होने लगा कि उसने बेवजह ही अपने तोते को मरवा दिया। वो तोता उसके लिए इतने अच्छे फल की शाखा लेकर आया था। कहानी सुनाने के बाद युवराज बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की सुशीला बोली, सच, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब युवराज की बात खत्म हुई तब तक सुबह हो चुकी थी। घर के बाकी सभी लोग जाग चुके थे। इस तरह से उस दिन युवराज की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही युवराज को वहां से जाना था, मगर मकान के मालिक ने एक बार फिर से आग्रह करके उसे रोक लिया और कहा कि तुम अगले दिन चले जाना। उस दिन युवराज फिर से वहीं पर रुक गया। पिछले दिन की ही तरह उस दिन युवराज की खूब आव भगत की गई। उसे सोने के लिए कमरे में भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां पर आई। युवराज अभी तक सोया नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात के समय वो लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए युवराज की तरफ बढ़ी। वो तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी आदमी की तरह पछताओगी जैसा कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारने के बाद पछताया था। लड़की सुशीला ने पूछा, कैसा आदमी, कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, कहो तुम, ये अपनी तलवार मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लड़की सुशीला ने अपनी तलवार युवराज को दे दी।
युवराज ने अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू की। एक बार की बात है, एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वो अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के बदले 6,000 मोहरों का कर्ज ले लिया और अपना कुत्ता उसे सौंप दिया। उस धन से व्यापारी ने फिर से नया काम शुरू किया। कुछ समय के बाद जो साथी व्यापारी कुत्ते को लेकर गया था, उसकी दुकान में चोरी हो गई। उसका सारा सामान चोर चुरा कर ले गए। उस समय वफादार कुत्ता ये सब कुछ देख रहा था। जो भी वहां पर घटना हुई, वो चोरों के पीछे दौड़ने लगा और उसने वो जगह देख ली जहां पर उन चोरों ने अपना चोरी का माल छुपाया था। वो घर वापस आ गया। सुबह जब व्यापारी उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर वो रोने लगा। व्यापारी के परिवार वाले भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी थे। इधर वो कुत्ता बार बार अपने मालिक के कपड़े खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वो उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। परिवार वालों ने व्यापारी को सलाह दी कि लगता है कि ये कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, तुम्हें इसका पीछा करना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ साथी कुत्ते का पीछा करने लगे। कुत्ता उनको वहां पर ले गया जहां पर चोरों ने उसका माल छुपाया था। उस जगह पर आकर कुत्ते ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया और भौंकने लगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस जगह के नीचे उनका सामान छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके साथियों ने जमीन खोदी और अपना सारा सामान वापस पा लिया। उसमें से कोई भी चीज कम नहीं हुई थी। सारा का सारा सामान वैसे का वैसे ही मिल गया। व्यापारी अपना माल पाकर बहुत ही खुश हुआ। घर वापस आने के बाद उसने एक कागज पर कुत्ते के पुराने मालिक को एक संदेश लिखा, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार है और उसकी वफादारी के फलस्वरूप वो 6,000 मोहरों का कर्ज माफ करता है। ये कागज उस आदमी ने कुत्ते के एक कान में बांध दिया और कुत्ते को वापस उसके पुराने मालिक के घर की तरफ भेज दिया। अब कुत्ता अपने पुराने मालिक के घर की तरफ चल दिया। जब पुराने मालिक ने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा कि लगता है कि मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है, जो मैंने कुत्ते के बदले में उससे लिया था। अब वो कुत्ता वापस भेजकर मुझसे पैसा चाहता है, परंतु मैं उसे पैसे कहां से दूं? अभी तो मेरा नुकसान भी पूरा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही कुत्ता मेरे घर के पास आएगा, मैं उसे मार दूंगा और अपने मित्र से कह दूंगा कि किसी और ने इसको मार दिया। इस तरह से मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। ना रहेगा कुत्ता, ना बचेगा कर्ज। ऐसा सोचकर वो घर के बाहर की तरफ दौड़ा और उसने कुत्ते को मार दिया। कुत्ते के दाएं कान से अचानक एक कागज नीचे गिरा। व्यापारी ने वो कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। सच्चाई जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ। कहानी खत्म करने के बाद युवराज बोला, तुम संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मेरी जिंदगी की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़े। जब युवराज की कहानी खत्म हुई तब सुबह होने वाली थी। लड़की सुशीला बोली, अब मैं क्या करूं? 2 घंटे के बाद तो दिन निकल आएगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अवश्य ही मार दूं। अब मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। युवराज ने पूछा, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तब उस लड़की सुशीला ने बताया कि हमारा पूरा परिवार एक ठगों का परिवार है। हम इसी तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको ठगते हैं और ऐसे ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। युवराज बोला, मुझे इस श्रापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ।
मेरे साथ बाहर चलो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे। चलो मेरे साथ। 2 घंटे के बाद जब ये लोग सोकर उठेंगे तब तक तो हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। युवराज उस लड़की सुशीला को लेकर घर से बाहर निकल गया और वहां पर बंधे हुए एक घोड़े पर बैठकर दोनों वहां से रवाना हो गए। चलते चलते युवराज ने सोचा, क्यों ना अब कागज में लिखी हुई दूसरी सलाह को भी आजमाया जाए, जिसके अनुसार जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो सबसे पहले अपने मित्र को आजमाना चाहिए। तब युवराज उस लड़की सुशीला को लेकर चलते चलते अपने एक मित्र के घर आ पहुंचा। युवराज के मित्र ने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनके आराम से वहां पर रहने की व्यवस्था कर दी। अगले 7 महीने तक युवराज अपने मित्र के यहाँ पर ही रुका। युवराज के उस मित्र का एक बेटा था जिसकी शादी उस लड़की सुशीला के साथ कर दी गई। अब युवराज ने अपने मित्र से यहाँ से जाने की इजाज़त मांगी तो मित्र ने उसे कुछ धन और सफर के लिए आवश्यक सामान देकर विदा कर दिया। अब बारी थी उस कागज में लिखी हुई तीसरी सलाह को आजमाने की, जिसके अनुसार अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी हो और वहां पर वो उससे मिलने पूरी शानो शौकत से जाता है तो उसकी खूब आवभगत की जाएगी, परंतु अगर वो गरीब हालत में जाता है तो सभी उससे नाराज होंगे और उसे पहचानेंगे तक नहीं। इस बात को आजमाने के लिए युवराज ने अपने बहनोई के राज्य जाने का फैसला किया। उसने अपना वेश एक ऋषि का बनाया और बहनोई के महल के सामने जाकर बैठ गया, जैसे कि वो ध्यान में लीन हो। उस ऋषि के आने की खबर जब राजा तक पहुंची तो उसने ऋषि से मिलने के बारे में सोचा, क्योंकि राजा की पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब थी। उसके इलाज के लिए कई हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई उसे ठीक ना कर सका। राजा यानी कि युवराज के बहनोई ने सोचा कि शायद ये पवित्र आदमी उसकी पत्नी को ठीक कर सकता है। राजा ने अपने कुछ सेवकों को ऋषि को महल में लाने के लिए भेजा, परंतु ऋषि ने ये कहकर अंदर आने से मना कर दिया कि वो एक ऋषि है और उसकी जगह बाहर ही ठीक है। तो खुद बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आए। राजा की पत्नी यानी कि युवराज की बहन जब ऋषि से मिलने के लिए आईं तो अपने भाई के सामने लेटकर प्रणाम करने लगी। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अब ठीक हो जाओगी, और फिर रानी वहां से चली गई। कुछ देर के बाद महल में हल्ला गुल्ला मच गया, क्योंकि रानी की मोतियों की माला खो चुकी थी। किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां पर आए, जहां पर रानी ने ऋषि के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया था। माला वहीं पर पड़ी मिल गई। राजा ने जब ये सुना तो बहुत ही नाराज हुआ और उसने ऋषि को फांसी की सजा का आदेश दे दिया। परंतु ऋषि बने हुए युवराज ने फांसी देने वाले जल्लाद को सोने की अशरफियां देकर वहां से भाग गया। अब युवराज ऋषि के वेश में घूमता घूमता एक दूसरे नगर में आ पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता और फिर रो लेता। युवराज ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि वो एक बार हंसता है, दूसरी बार रोता है। कुम्हार ने जवाब दिया, तुम हमें बेवजह ही परेशान मत करो। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? युवराज बोला, माफ कीजिए, मैं आपसे इसकी वजह जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस राज्य के राजा की एक बेटी है। राजा कई बार उसकी शादी करवा चुका है, परंतु हर बार उससे शादी करने वाला आदमी पहली ही रात को मारा जाता है। इस तरह से कई जवान लड़के अब तक मारे जा चुके हैं। आज हमारे बेटे की बारी है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी, परंतु उस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर हम रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। युवराज कुछ सोचकर बोला, इसमें हंसने की और रोने की बात है, परंतु अब आप लोग रोए नहीं।
आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। मेरी शादी राजकुमारी से होगी। बस मुझे इस काम के लिए अच्छे से कपड़े बनवा दीजिए। कुम्हार ने युवराज के लिए बढ़िया से कपड़े बनवाए और फिर शादी के लिए उसे महल भेज दिया गया। रात के समय जब युवराज को राजकुमारी के कमरे में भेजा गया, युवराज ने सोचा कि ये तो बहुत ही भयानक घड़ी है। क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह मर जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठियां भी ली और कागज में लिखी हुई उस चौथी बात के बारे में सोचा कि जो काम मनुष्य को अपने आप करना पड़ता है, उसे पूरी ताकत और बिना किसी डर के करना चाहिए। तब युवराज निश्चय करके अपने बिस्तर पर लेट गया कि वो आज की रात सोएगा नहीं, बल्कि देखेगा कि क्या होता है। वो चारों तरफ देख रहा था कि तभी उसने देखा आधी रात को एक सांप अचानक उसके बिस्तर की तरफ बढ़ा। उस सांप का इरादा युवराज को डसकर मारने का था, जैसे शायद उसने पहले भी कई नौजवानों को मारा होगा। युवराज तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और जैसे ही वो सांप बिस्तर पर आया, राजकुमार ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी ही देर में राजकुमारी उठकर युवराज के पास आई और उसके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, युवराज, तुमने आज मुझे इस कष्ट भरे जीवन से मुक्ति दिला दी। ये सांप कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि नागलोक का भयंकर सांप था। ये पिछले कई वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और जिस भी युवक से मैं विवाह करती थी, ये उसकी हत्या कर देता था। और इसने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने इसके बारे में अपने पिता या किसी और को बताया तो ये मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसलिए आज तक मैं इस बात को किसी से ना कह सकी। परंतु आज आपने इसको खत्म करके मुझ पर बहुत ही उपकार किया है। जब राजा युवराज की खोज खबर लेने के लिए आया तो ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि युवराज जिंदा है और उसकी बेटी से बातें कर रहा है। उसने सोचा, अवश्य ही ये नौजवान मेरी बेटी को खुश रख सकता है। वो कमरे में आया। उसने युवराज से पूछा, तुम कौन हो? युवराज बोला, मैं प्रतापगढ़ के राजा का बेटा हूं। जब राजा ने ये सुना तो बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने महल में रख लिया। युवराज राजा के पास 1 साल से भी अधिक तक रहा और फिर वापस अपने राज्य जाने की इजाजत मांगी। राजा ने उसे तुरंत आज्ञा दे दी और उसके पिता के लिए भेंट स्वरूप हाथी, घोड़े, हीरे, ज्वरात और बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब युवराज अपने घर के पास पहुंचा, उसने अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। वो तो पहले से ही अपने बेटे के चले जाने से बहुत ही दुखी थे। ये खबर पाते ही वे दोनों बहुत ही खुश हुए। जब युवराज अपने पिता से मिला तो उसने बताया कि उसने उस कागज में लिखी हुई पंडित की सलाह मानकर कितनी बार अपनी जान बचाई। राजा और रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया, उनका खूब स्वागत किया। राजा ने अपने बेटे को महल से बाहर निकाल देने पर दुख प्रकट किया और फिर वे सभी सुख शांति से जीवन बिताने लगे। पंडित की सलाहों से खुश होकर राजा सुरसेन ने 2 लाख सोने की अशरफियां पंडित को इनाम के रूप में दे दी और अब पंडित की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।